तारड़ साहब, बात तो ये चल पड़ी है कि हमें तो ये था कि आईएमएफ पैसे देगा, लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि आईएमएफ जो असल में डिले कर रहा है उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ अब चाइना की तरफ जाना है तो उधर जाएं या अमेरिका की तरफ आएं, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ये समझता था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की है उसमें यही बताया गया है कि इस तरह कभी आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो पाकिस्तान तो न्यूट्रल रहना चाहता था और चाहता था कि हम चाइना से भी फ़ायदे लें और अमेरिका से भी फ़ायदा लें। तो एक तो ये आप चीज़ देखें आपको किस तरह लग रही है, और दूसरी तो इस्लामाबाद में, लाहौर में इमरान खान के लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, कुछ बंदे ज़ख्मी हो गए, एक बंदा जो है अपनी जान से चला गया है। तार साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें। और आपने जो बात की है कि पाकिस्तान को अब कहा जाएगा कि पहले पाकिस्तान अमेरिका कहता था कि हम आपको वाया अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि अमेरिका अब हमें वाया इंडिया देखेगा, तो हम किधर फंस गए हैं तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए जीमा साहब, अब दर हकीकत अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। फंडामेंटल दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी वजह है आज। एक तो वजह यह है कि कोविड की वजह से, एक तो इकोनॉमी, कोविड और यूक्रेन वार की वजह से पूरी दुनिया जो है उसकी इकोनॉमी स्लगिश है इस वक्त। और अमेरिका ने क्योंकि ड्रिलिंग बंद कर दी है, मैं बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा इसके इख्तिताम पे, वो भी एक सपोर्टिंग आर्गूमेंट है कि सी पैक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन जो अपनी स्पीच दी है, उनकी स्पीच भी सुनने वाली थी, और बिलखसूस इस तनाजर से लाजमी सुनने वाली थी कि आगे यही इस वक्त इम्कानात है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा, जो भी आएगा रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा। और जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा तो पाकिस्तान के ऊपर मजीद प्रेशर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन जब आते हैं, दोनों पार्टियों के पोर्टफोलियो के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि डिफेंस को देखा जाता है, पेंटागन को स्ट्रांग किया जाता है। जब पेंटागन को स्ट्रांग किया जाएगा और बिलखसूस जब फौज को कोशिश की जाएगी कि यूएस आर्मी का मोराल बेहतर किया जाए जो डिमोरलाइज्ड है ड्यू टू अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के करैक्टर को डिस्कस किया जाएगा, मजीद प्रेशर बढ़ेंगे। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो मैंने पहले भी कई दफा इस चीज का जिक्र किया है, अमेरिका ने तकरीबन लगभग 10 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कन्फ्रंट करना है। चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट। ये आज से 10 साल पहले एक अमेरिका पाकिस्तान के अंदर भी वो रहे हैं, उनका नाम मेरा ख्याल हंटर या मंटर था, एक एम्बेसडर थे, उन्होंने ये ऐसे लिखा था, बड़ा कैमरॉन मंटर, उन्होंने वो ऐसे लिखा था, उसको एक्सेप्ट किया गया था। वो बहुत अहमियत रखते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो उनके ऐसे के मुताबिक कि इराक, लिबिया, ये छोटे छोटे अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से निकल के कन्फ्रंट करें चाइना को, चाइना जिस तरीके से, और वाकई उनके उसमें उनके इस पॉइंट के अंदर एक तकवीयत थी कि 50 साल के अंदर, बल्कि 50 से भी कम साल के अंदर चाइना जो है दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर बनी है। अगर ना डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर टैरिफ लगाकर ना रोकते उनकी तरक्की को, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके होते आज तक। अब उसमें अब दर हकीकत क्योंकि जो बाइडन पीरियड क्या है, जो बाइडन पीरियड को कहा जाता है थर्ड टर्म ऑफ ओबामा जो था एज ए प्रेसिडेंट, वीक फॉरेन पॉलिसी थी, ही वाज कैलकुलेटेड। चाइना ने और रशिया ने उनको कैलकुलेट कर लिया था, और उस कैलकुलेशन के जरिए उन्हें पता था कि आज जो रशिया चाइना यूक्रेन के अंदर गया है, उन्हें पता था कि अमेरिका विल नॉट कम एंड हमारे सामने नहीं आएगा। इसका जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में किया। अब उनके पास, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है कि अपने एलाइज को देखे, अपने दोस्तों को और दुश्मनों को जो है वो अपनी ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग करे। अब उस ग्रुपिंग में इस वक्त वो पाकिस्तान से यही पूछना चाहते हैं कि आइदर यू आर देयर और यू आर हियर, आर यू अ फ्रेंड, आर यू फो, जो पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था पाकिस्तान के वाले। और दूसरा, पाकिस्तान ने पिछले दौर के अंदर खूब मजे उड़ाए हैं, डॉलर यहां से भी लिए हैं और दुबई और लंदन ले गए हैं। और उसके बाद मैं जिस तरह कहता हूं कि आपने सी पैक के जरिए अपनी भारत की दुश्मनी बेची बड़े खूबसूरत तरीके से के साथ आपने चाइना के सामने, और वहां से उनका $26 बिलियन लेके आपने पिज़्ज़ा बना लिए।
ये भी कोई सारी दुनिया को पता है, एजेंसियां देखती हैं। और जब कहते हैं जब बहुत ज्यादा इकोनॉमी ठीक हो तो लोग शायद ये कुछ बिलियन जो आप खाते हैं, अमेरिका से लेके खाते हैं, शायद वो इग्नोर कर देते। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो आते ही उन्होंने ट्वीट की थी कि 35-37 बिलियन आप हमारा खा गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इमरान खान के साथ भी लवी डबी हो गए, बाजवा साहब भी आ गए, सारा कुछ हो गया। लेकिन अब वो हालात नहीं है। और मैं अब आगे प्रेशर ये भी आना होगा। मैं यहाँ पे ये भी याद कराना चाहूंगा, 22 सेनेटर जो रिपब्लिकन है उन्होंने पहले ही जो है एक बिल पास कराने की कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ, कि वी वांट टू नो कि व्हाट वाज द पाकिस्तान रोल बिहाइंड इन अफगानिस्तान सपोर्टिंग तालिबान। तो उसमें वो चाहते हैं कि क्लैरिफाई किया जाए। और मैं एक आज साथ उसको आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त। उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें यहाँ पे व्हाइट हाउस की, और वॉशिंगटन डीसी में उनका इन्फ्लुएंस देखें, अगर आप परेशान हो जाएंगे। और दूसरा, आप अभी तक आप ना सिर्फ यू आर नॉट इन वॉशिंगटन डीसी, दुनिया के किसी कैपिटल में आप मौजूद नहीं है। आपके एस्टेब्लिशमेंट के, आपकी अफसरशाही के बच्चे जरूर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नॉट अ सिंगल पर्सन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। यहाँ पे आप इमरान खान साहब ने यहाँ पे लॉबी फर्म हायर की है, लेकिन सिर्फ इमरान को प्रमोट करने के लिए। बिलावल साहब हर महीने चक्कर लगाते हैं अमेरिका का अपने आप को प्रमोट करने के लिए, टू बिकम अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान, मेरी मादरे मिल्लत को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है वॉशिंगटन डीसी। ये आज से नहीं है, मेरा ख्याल है 76 साल से ही है। और आने वाले 76 साल में मुझे नहीं लग रहा कि शायद आप इस पोजीशन पे आएंगे। पाकिस्तान की हालात, मैंने अभी 10 मिनट पहले एक ट्वीट किया कि इज देयर एनी लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन इन पाकिस्तान हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल द करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। किसी फर्द वाहिद के पास कोई रोड मैप हो पाकिस्तान का फाइनेंशियल? आज तक तो नहीं। मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ 10 लोगों के साथ जो कराची में हमारे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात की, वो टाइम वेस्ट किया उन्होंने, वो मैं बताना चाहूंगा। आर्मी चीफ साहब को, जिससे मैं ये पूछना चाहता हूं, बिजनेस एक्टिविटीज वहां होती है जहां अमन और शांति की बातें हो, जहां पे पत्थर घेराव। आज एक बंदा मरा है वहां पे, अदालत बचाओ मुहिम जो रैली थी, अदालत बचाओ, देखिए नाम जरा सोचें। किसी अदालत के अंदर खुद पेश नहीं हुए, किसी अदालत के अंदर सम्मन है, वारंट है, नैब के सम्मन है, वारंट है, किसी अदालत में नहीं जाना, लेकिन रैली का नाम है अदालत बचाए, अदालतें बचाए रैली थी। और वहां पे एक तो इनका बंदा जो है वो वहां मारा गया है, 13 पुलिस वाले जख्मी हैं, जिनमें एक डीएसपी भी मौजूद। और उसी शहर के अंदर, लाहौर के अंदर, वहां पे एक तरफ औरत मार्च था, दूसरी तरफ हया मार्च था। और इनको राना सनाउल्लाह साहब ने इनका नाम रखा था बर्गर रैली, कि एक तरफ औरत मार्च है, एक तरफ हया मार्च है। और वहां पे थ्रेट आई थी कि जो हया मार्च है, उन्होंने थ्रेट किया था कि हम तेजाब फेंकेंगे ये औरत मार्च वालों के ऊपर। और तब जाके उनको दफा 144 जो लगानी पड़ी वहां पे। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में, जब आपके बॉर्डर बंद हो, आपके ऊपर हमले हो रहे हो, तालिबान ऑलमोस्ट भत्ता ले रहे हो एक सूबे से खुल खुला के, तो उस वक्त, और आपके 9000 कंटेनर सड़ गए हों आपकी पोर्ट के ऊपर, तो उन 10 लोगों के साथ बैठ के क्या बात करनी है? और बात का वहां क्या की गई है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, और उसके बाद कहा गया है कि हाँ ये मुझसे मिलना चाहता था, मैं इससे मिला नहीं। ये मैं देखे रोड मैप, हाँ ठीक है, आज क्या होता अगर मैं बड़ा खुश होता अगर रोड मैप उनके सामने रखा जाता कि आए हम टैक्स फ्री जोन बनाते हैं, आए हम बिजली सब्सिडी देते हैं इंडस्ट्रियलिस्टों को, आए हम किस तरीके से हमारी इंपोर्ट को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरीके से एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, किस तरीके से सी पैक को अगले लेवल पर लेके जाना है, इस तरह की कोई बात की जाती तो मैं शायद आज खुश होता। लेकिन उस मीटिंग में से निकला कुछ नहीं। बल्कि दर हकीकत लोग क्या कहते हैं कि उस मीटिंग का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि इसहाक डार को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि आजकल इसहाक डार जहां जाते हैं पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप रिजाइन कब दे रहे हैं। तो आज वहां पे आर्मी चीफ साहब ने जाके इसहाक डार की मौजूदगी में सिर्फ ये कहा है, उनकी जाब को पक्का करने का उन्होंने इसका दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं था वो। लेकिन चीमा साहब, उस रीजन के अंदर अगर कोई पाकिस्तानी कोई सुन रहा है मेरी इस बात को, तो वो ज़ेहनशीन कर ले कि आपके रिलेशनशिप, भारत आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी।
और दूसरा मुल्क कौन सा है? अफगानिस्तान है। तीसरा मुल्क कौन सा है? ईरान है। अगर आप फ्यूचर में, आपने कभी नहीं सोचा कि ईरान से तेल आप लेकर आप अपने इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग करोगे। चौथा मुल्क कौन सा है जिसने आप अपना कौंसल जनरल बंद कर दिया इस्लामाबाद के अंदर? वो चाइना है। इन चारों मुल्कों के साथ रिलेशनशिप जब तक ठीक नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया। They will not talk to you directly. तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मीन्स के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन आज बताता हूं आपको कि आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने। उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे। आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप अरबी पे चढ़ गए, आप सीधी उस खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। आप उनके साथ, आप टर्कियों के साथ उनके पीछे चलना शुरू हो। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। सर सैयद अहमद खान की सिर्फ एक ड्यूटी थी वाहिद, कि आप में डिग्रियां देकर आपको तालीम याफ्ता मुसलमान को पैदा कर सके। सिर्फ उनकी ऑब्जेक्टिव ये था। हालांकि ब्रिटिश इंडिया के वो खुद मुलाजिम थे, लेकिन जब वहां से वो आपको गैप दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। आप मुझे ये बताएं कि आपका हर लीडर जिसके खुद बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं निसाब सारा पाकिस्तान का उर्दू में होना चाहिए। आप किस तरह तरक्की करेंगे? वो है तरक्की की शक्ल आपकी? इस वक्त आपके पाकिस्तान के जितने लोग हैं, आपके 5-6 हजार जो IMF के जो बेनिफिशियरी हैं, उनका कोई है बच्चा पाकिस्तान को पढ़ रहा है? वो दूसरों के लिए 30,000 मदरसा बनाया गया है। 30,000 मदरसे, और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाए। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप MA पंजाबी प्रमोट कर रहे हैं, आप MA फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा कभी कोई अकल वाली बात भी कभी इनमें से, मैंने आपको बताया है कि आप इस वक्त आप अमेरिका की बात करते हैं। ये पाकिस्तानियों को चाहिए अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। ये लोग जब तक या पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं या फिर पाकिस्तानियों के बारे में सोचेंगे नहीं, पाकिस्तान इस दलदल में से नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कई दफा मैं कह चुका हूं, एचिसनियन पढ़े हुए, हसन अब्दालियन और आपका कराची ग्रामर, ये 8,000 बच्चा यहां से निकलता है जो आपको रूल करता है आगे चल के, नस्ल दर नस्ल वो कर रहा है। इंडस्ट्री भी उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी भी उनके पास है, जुडिशरी भी उनके पास है। और सबने सबसे बड़ी वारदात ये की है, जो बड़े स्मार्ट है ये लोग, इन्होंने शादियां कर ली आपस में। ये साढ़े भणूजे की गेम है सारी टोटल। पकड़ेगा कौन किसको? कौन किसको पकड़ेगा? मेरा एक आपसे इसे सवाल है, 22 करोड़ लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री चीफ साहब से, कि आज तक ख्वाजा आसफ ने जो असेंबली के ऊपर कहा था कि किसी ब्यूरोक्रेट की लड़की की शादी में 1 अरब 20 करोड़ रुपए का सलामियां, ज्वेलरी और गाड़ियां अलग, किसी ने सोयो मोटो एक्शन लिया? नैब ने उसको पकड़ा है, ख्वाजा आसफ साहब को बुलाया समन भेज के, क्या आके बताएं ये किस तरह हुआ है? वो किया किसी ने? क्योंकि आप एज ए कंट्री आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, डिफॉल्ट। यू आर एज अ सोसाइटी नाउ यू आर कोलैप्सिंग, यू आर कोलैप्सिंग। आप इस वक्त, मेरा मकसद है कि आप खुदा के लिए भारत के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, भारत आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, आप अफगानिस्तान हैं आज। पूछे किस तरह? आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनता है, स्टूडेंट भी। अब अगला स्टेज क्या है? 3 साल बाद बुर्का। तो डेस्टिनेशन काबुल, डेस्टिनेशन काबुल। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें। ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। आपने डिफेंस का खर्चे बढ़ाने के लिए ना एक हवा बनाया हुआ था कौम के लिए, और वो अब निकलता जा रहा है। वो तो ये खान साहब ने हिम्मत की है, बाजवा साहब ने उनको बनाया था, वो गड़ पे आ गया, इम्तियाज पे चाका लै गया, जरनैलों के खिलाफ टका-टक हो रहे, सारा उधर तमाशा चल रहा है। लेकिन पहले कभी हो सकता था कोई बात करे, कोई जुर्रत थी?
जरूरत थी किसी की को बात कर, कहते थे सॉफ्ट, इनका सॉफ्ट इमेज बनाना है, सॉफ्ट रिपोर्टिंग करनी है, हर प्रोग्राम वॉच होता था। मैंने प्रोग्राम जो सब, मैंने एक दफा जिरगा पे प्रोग्राम किया, रोका गया प्रोग्राम, वो फिर मैंने किसी को कहा तो फिर वो चला था, हालांकि उसमें इट वाज नथिंग अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट और सारा कुछ, लेकिन ये कि कभी जुर्रत थी, मजाल थी। मैं हमेशा ये कहता था, आज भी ये कहता हूं, पाकिस्तान के अंदर इनकी मर्जी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, चिड़िया भी, क्योंकि 7 लाख की तो फौज है, कुछ 7 लाख की एजेंसियों के बंदे, उनका काम क्या है? वीडियो टेपें बनानी, ऑडियो टेपें बनानी अपने 22 करोड़ लोगों की, और कोई काम नहीं, और कोई उनका काम नहीं। अगर वो काम करते तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता। पाकिस्तान तरक्की इसीलिए नहीं कर सका कि आपने 22 करोड़ लोगों को हॉस्टेज बना रखा, हॉस्टेज। वो वोट बेचारे डालते किसी और को हैं, मिलते किसी और को हैं। मेरे दोस्त वकील जो थे, बड़े जज थे कई, जिन्होंने इलेक्शन पे, जिन्होंने पिटीशनें की, वो कहते अखबार निकल दिया सन थैड़े चो, अखबार बैलेट तो होंगे ही नहीं सन आज। और आपके सामने पता है, अमीरुल मोमिनीन की पार्टी ने डस्के में पूरे का पूरा हमला उठा लिया था, सेलफोन उनके बंद कर दिए थे, कहते थे कवरेज को नहीं, धुंध जी पै गई। 48 घंटे बाद हमला वापस भेजा था जो करने आया था। तो ये चीमा साहब, दर हकीकत इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप हिम्मत करें कि एक तो भारत को एक्सेप्ट करें, रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, जाके पैरी पै जो पठाना दे, तुसी बहुत उन्हां दी खिदमत कीती, को यार तुसी भी साडे तो डाढे हो, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ हैं, ਅਸੀਂ हथियार सट ते साडी जान छड़। और इसमें मैं एक खास कर बताना चाहता हूँ, चाइना ने 30 साल में 40 साल में तरक्की क्यों की है? कि उन्होंने इस तरह के पंगे नहीं लिए, अपने डिफेंस के बजट को बचाया है, मैन्युफैक्चरिंग पे गए हैं। मैं आज ये मैं मिन्नत करूंगा अपने हाफिज साहब की कि मैन्युफैक्चरिंग कोशिश करें कि इसको डिजिटाइज करें पूरे पाकिस्तान को। मैं आपके एक दोस्त की बात आज बताना चाहता हूँ, उजैर साहब, जो यहाँ से पिछले दिनों भारत गए थे, वापस आके उन्होंने प्रोग्राम किया, मैंने उसका एक लफ्ज सुना है। उन्होंने कहा कि मैं ठेले वाले के पास खड़ा होकर जूस पीता था, उसका भी QR था, वो भी वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा था। रोटियों वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला QR पे पैसे ले रहे। डिजिटाइज इंडिया। आपके लौंडे लपाड़े सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर गंद कर रहे हैं, गंद, खवातीन के पीछे उनके ऊपर उनके बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उर्दू के अंदर, क्योंकि आपके पास लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप ही कोई नहीं। हमेशा जब कौमें ज़वाल में जाती हैं, सिंसियर लीडरशिप उनको निकाल के बाहर जाती है। लेकिन सिंसियर हो तो तब ना, अपने बच्चे लंदन में हैं और आपको कहते हैं कि जिहाद करो और उर्दू में पढ़ो आज। लेकिन चीमा साहब, अब फ्यूचर के अंदर सिर्फ आपका सर्वाइवल इसलिए इसमें है कि अफगानिस्तान, भारत ASAP बेसिस पे इनके साथ रिलेशनशिप ठीक करें, regardless how, otherwise you won't be able to survive. तार साहब, वो आपकी बात तो सही है, हम तो करना चाहते हैं, इंडिया जारी बात है वो समझता है, पाकिस्तान जो है इस वक्त मुश्किल में फंस गया। लेकिन तार साहब, नहीं चीमा साहब, उसमें नहीं, मैं ये समझता हूँ जो मेरी जो नाकस राय हो सकती है, डिप्लोमेसी में कभी भी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं होती, कभी नहीं बंद। आप एक दरवाजे के ऊपर नाक करते रहे, कभी ना कभी उससे दरवाजा खुल नहीं होता। लेकिन आपकी अटेम्प्ट सिंसियर होनी चाहिए। इस वक्त जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों साइडों से खराब है। आप जो बात कर रहे हैं तो कारगिल का पूछ लें, उनसे वो जख्मी है, वहां उनके प्रेसिडेंट आते रहे हैं, मोदी साहब लाहौर आए थे, तो ट्रस्ट फैक्टर। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।